एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 2 और इस चैप्टर का नाम है नए राजवंशों का उदय। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। ये मानचित्र है, ये मानचित्र दिखाया गया, इसमें 7वीं और 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य जो हैं। मानचित्र में गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों यानी कि चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? नए राजा और उनके राज्य। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संप्रदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को सामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। ये है एलोवेरा की गुफा 15 का भीति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया था, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसमें याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर सरमण और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, तीन भुवनों का स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियों धारण की। लेकिन इस तरह के दावे के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारियों तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाला चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्मों के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर,
पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते हैं, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस इस्तेमाल होते हैं। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते हैं जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? राजस्व वसूली के लिए पद अधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। आज के लिए इतना ही। आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।